which can produce motion in a stable object, and when applied along to the direction of the motion, it increases the speed, and if applied opposite to the direction of motion, it decreases the speed. और ये था हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, और फोर्स का डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़े भी होंगे। किसी ने अगर फाउंडेशन का वीडियो देखा हो तो उसमें भी मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई ग्लास है, यहाँ पर कोई ऐसा कार्डबोर्ड इसके ऊपर रख दें अपन, और यहाँ पर एक कॉइन रख दें, तो इसको जब कार्डबोर्ड को अपन आगे खिसकाएंगे तो कॉइन क्या होता है, इसके अंदर गिर जाता है। इसका मतलब ये कि कार्डबोर्ड स्टेबल में था, इसको हमने सॉरी जो कॉइन था वो स्टेबल था, कार्डबोर्ड को जैसे अपने थ्रो किया तो ये तो मोशन में आ गया, लेकिन ये जो कॉइन था वो कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। एक एग्जांपल आपने देखा होगा, किसी ब्लैंकेट को अगर अपन बहुत जोर से डंडे से मारते हैं तो जो डस्ट है वो उड़ने लग जाती है, ठीक है ना। तो डस्ट उड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि डस्ट नहीं उड़ रही है, वो जो ब्लैंकेट है वो नीचे चला गया है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हवा में रह जाते हैं, और जो ब्लैंकेट का जो पोजीशन है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तीसरा आपने सुना होगा, अगर कोई हॉर्स राइडर है, हॉर्स पर बैठा हुआ है, अगर हॉर्स अचानक चल देता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, और यदि चलता चलता अचानक रुक जाता है तो हम आगे तरफ झुक जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी दो पार्ट में है, एक हमारा वेस्ट से जो अपर पार्ट है और वेस्ट के नीचे का जो पार्ट है, दोनों अनस्टेबल होते हैं। ये तो क्या है, हम खड़े रहे, इसका मतलब हमको स्टेबल करना आता है, ठीक है ना। ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हमारा बिलो पार्ट हॉर्स के साथ स्टेबल है, जैसे हॉर्स आगे बढ़ जाएगा तो बिलो पार्ट विल मूव फॉरवर्ड विद द हॉर्स एंड द अपर पार्ट विल बेंड बैकवर्ड, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग याद रख सकते हैं। मैं सीधा ले रहा हूं यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स का फॉर्मूला देगा, जैसे कि अपन ने पढ़ा भी था कल। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम rate of change in linear momentum is directly proportional to force applied. इसका मतलब है कि मोमेंटम में जो चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वो कौन कर रहा है यहाँ पर, फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है, और मोमेंटम में जो चेंज आएगा पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से बता रहा हूं कि dt बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, और dp बाई dt इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट f। यहां पर k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसकी वैल्यू होती है 1। आपके दिमाग में प्रश्न होगा, सर इसका 1 क्यों होता है? क्योंकि जो यूनिट्स हम इस तरह से लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देखो ऊपर क्या है, मोमेंटम, यहाँ से देखो मोमेंटम क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम है तो सेकेंड इज इक्वल टू के। यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया तो के इज इक्वल टू आ गया 1। ये चीज नोट करो, जनरली बताई नहीं जाती है कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। जब भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आए फिजिक्स में, आप दोनों तरफ की यूनिट्स डाल करके देख लो, दोनों तरफ की यूनिट्स और वैल्यू को जब आप डालोगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू आ जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड में,
किसी भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की अगर वैल्यू आप चाहिए तो आप दोनों तरफ की जो क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स रख दीजिए, उनके कंजर्वेशन की वैल्यूज रख दीजिए, तो आपको सब पता लग जाएगा। नोट इट। इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा? सर यहाँ पे दिख रहा क्लियर। सबको नहीं दिख रहा है या केवल आपको नहीं दिख रहा है? बच्चों, दूसरे बच्चों बताओ, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? यस सर। Rate of change in linear momentum is directly proportional to the force applied. तो आगे से जब अपन लिखेंगे तो सीधा dt अपॉन dt इज इक्वल टू एफ ही लिखेंगे। डायरेक्ट dt बाई dt इज इक्वल टू एफ लिखने वाला हूं मैं, वो नहीं लिखने वाला हूं कि dt बाई dt इज इक्वल टू के एफ, क्योंकि k की वैल्यू आपको पता लगी, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, चलो अब यही जो सेकंड लॉ है ये हमें फोर्स का फॉर्मूला दे देगा। मैंने कल आपको समझा दिया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहीं से अपन मास ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। देखो कि F इज इक्वल टू dp बाई dt। P क्या होता है बेटा? P क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। पुट इट। तो F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां देखो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आएगा। वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कैसे निकाला था अपने डिफरेंशिएशन में? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? m, सेकंड फंक्शन क्या है? dv बाई dt प्लस, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? v तो बाहर आ जाएगा और dm बाई dt। देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया मैंने कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अच्छा भाई, लेकिन अगर मास कांस्टेंट है, मास अगर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? dm बाई dt क्या हो जाएगा? जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल जीरो। कई जगह मास कांस्टेंट रहता है, कई जगह मास कांस्टेंट नहीं रहता है। याद करें, रॉकेट के केस में जब रॉकेट की मोशन अपन पढ़ते हैं तो उसमें मास कांस्टेंट नहीं रहता है, तो वहां पर अपन को dm बाई dt भी साथ में लेना पड़ता है। नहीं, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, बॉडी चल रही है, कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, बस चल रही है, ये सब अगर चल रहे हैं तो फिर अपन मास को कांस्टेंट ले लेते हैं, इनके मास में चेंज नहीं हो रहा है। और जब मास में चेंज नहीं हो रहा तो dm बाई dt विल बी जीरो। अगर dm बाई dt इज इक्वल टू जीरो लिख देता हूं तो फिर मेरा फॉर्मूला क्या बचता है? F इज इक्वल टू m dv बाई dt। और dv बाई dt का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। देयरफॉर F इज इक्वल टू ma। ये आ गया आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जो अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूले भी वो उसमें डेफिनेशन में मैंने बताया था, इसके यूनिट्स मैंने बता दिया आपको, बहुत सारे यूनिट्स थे, याद करिए। फोर्स के यूनिट सीजीएस में डाइन, एमकेएस में न्यूटन, एफपीएस में पाउंडल, कुछ दूसरे यूनिट भी बताए थे इसके, जीएफ, केजीएफ, ग्राम वेट, किलोग्राम वेट, मिली न्यूटन, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, पिको न्यूटन, माइक्रो न्यूटन। ठीक है, वो सारे यूनिट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक, तो यहां से हमारे पास निकल आएगी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको बोलते हैं अपन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये वाला स्टेप आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। आप चाहो तो मैं वापस बता देता हूं इसको। ये रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम से आया हमारे पास कि डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब मास भी एक क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक क्वांटिटी। अभी मैंने यहां पर ये नहीं बोला कि मास कांस्टेंट है। मास अगर कांस्टेंट होता तो सीधा मैं बाहर डालकर डी बाई डी टी भी लिख देता, लेकिन चूंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कई जगह ऐसा भी होगा कि मास कांस्टेंट नहीं रहेगा,
और जो मास कांस्टेंट नहीं रहेगा तो डीएम बाई dt में जीरो नहीं लिख सकता। इसलिए फिर मैंने दोनों चीजें ली यहाँ पर डिफरेंशिएट करके, मास रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन मास। अगर मास कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन मास विल बी जीरो, when rate of change in mass will be zero, v dm by dt, this factor will become zero, और m is equal to dv by dt. dv by dt क्या है? Rate of change in velocity, that is known as acceleration. Therefore, the formula for mass is force is mass into acceleration. ऐसे करके इसका फॉर्मूला आता है। ये तो डिफरेंशिएशन वाली बात होगी। अगर मान लीजिए इसको और छोटे लेवल पर अपन लें तो देखो कैसे करेंगे। देखो मान लो कोई m मास है, ये किसी वेलोसिटी u से चल रहा था, ठीक है, और इस पर हमने कोई फोर्स लगाया F, तो इसका वेलोसिटी हो गया v। फोर्स लगाने से वेलोसिटी क्या हो गया इसका? v। और ये चेंज अगर मान लो डेल्टा t टाइम में है तो change in velocity, change in linear momentum upon time interval, ठीक है, रेट ऑफ, तो यहां पर इसका भी मोमेंटम क्या है? P इनिशियल इज इक्वल टू मास इंटू u, P फाइनल इज इक्वल टू मास इंटू v, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा P बाय डेल्टा T। और इस तरह जो फोर्स आता है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सुन लो ध्यान से। डेल्टा P बाय डेल्टा T अगर लिखा हुआ है तो इस F को हम बोलते हैं एवरेज, एवरेज फोर्स। और एवरेज फोर्स क्या होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एवरेज फोर्स क्या होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसी को रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। लेकिन वहां पर जो एक था, पिछले वाला फैक्टर मैंने बताया था, एक क्या था आपका? इंस्टेंटेनियस फोर्स था। और यहां पर जो फोर्स है ये एवरेज फोर्स है। तो इसका मतलब एफ एवरेज का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो एफ एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा P बाई डेल्टा T। समझ आ गई बात? ठीक है। और अगर डेल्टा T 1 हो, 1 सेकेंड हो, तो F एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? F एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज F एवरेज। ठीक है, नोट करो जरा इसको। एफ इंस्टेंटेनियस और एफ एवरेज दोनों में फर्क करना है। यहां पर फोर्स कौन सा निकलेगा? एवरेज फोर्स। ठीक है, तो एवरेज फोर्स अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बोलो? कि एफ एवरेज इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस टी इनिशियल। पी फाइनल क्या है? एम वी टू एम वी वन डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सीधा अपन को दे रखा है 3 सेकेंड, तो यहां तो लिख देंगे अपन 3 सेकेंड, या डेल्टा टी सीधा लिख दो। मास कॉमन ले लो, V2 माइनस V1 बाय डेल्टा टी। मास इज 2 kg, V2 इज 20, V1 इज 5 डिवाइडेड बाय 3, तो यह आ जाएगा 10 न्यूटन। एवरेज फोर्स इज 10 न्यूटन हियर। ठीक है ना, छोटा सा सवाल है लेकिन बड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है। यहां पर अगर आप डीपी बाई डीटी लगाओगे तो डीपी बाई डीटी लगाने से आपका काम चलने वाला नहीं है। ऐसे ही देखो, वन मोर थिंग, कभी कभी आपको लगता है अगर ये इस तरह का एक क्वेश्चन है तो सिर्फ इसमें तो डिफरेंशियल लगना ही चाहिए, लेकिन नहीं लगता। यहां देखो जरा, अ पार्टिकल इज moving such that its linear momentum time equation is given by
linear momentum time equation is given by P is equal to 3t square minus 2t plus 1 kg into meter per second. ठीक है, फोर्स फाइंड एवरेज फोर्स, फाइंड एवरेज फोर्स बिटवीन इंटरवल t is equal to 2 second to t is equal to 5 second. ठीक है, अब अपने दिमाग में आता है कि सर क्या है, t दे रखा है, फोर्स निकालना है, dt बाई dt कर दो, लेकिन dt बाई dt नहीं होगा यहाँ। dt बाई dt से आपका कौन सा फोर्स आता है, इंस्टेंटेनियस फोर्स आता है। इससे अगर आपको एवरेज फोर्स निकालना है तो यू कांट डू dt बाई dt। dt बाई dt आप जब बोल कर सकते हैं, जब मैं बोलता कि बेटा इसका फोर्स इंस्टेंटेनियस फोर्स बताओ इसके ऊपर पार्टिकल ऊपर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। ठीक है, चलो सोल्व करो। तो फिर क्या करें, तो फिर ये करेंगे कि भाई t इनिशियल 2 सेकंड है सर, t फाइनल 5 सेकंड है, तो p इनिशियल क्या आ जाएगा, 2 सेकंड पर p इनिशियल निकालो, दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 1, t फाइनल 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1। यहां से आप p इनिशियल p फाइनल निकालोगे तो ये कितना होगा जरा बताओ, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 8, 8 एंड 1 9 केजी मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया हमारा 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 माइनस 10 65 और 166 केजी मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां से एफ एवरेज आएगा कि पी फाइनल माइनस एफ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय पी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज 66 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, तो शायद 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 बाय 3, नहीं 16 में से 9 गए तो 7, 9 गए तो 7, हाँ सही है ना, और 19 3 जो होता है शायद, तो 19 न्यूटन इज फोर्स। ये भी ऑप्शन होगा वहां पर, और दूसरा ऑप्शन भी होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सीधा यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करके होगा। देखो जैसे ये लिखते तुम 6t माइनस 2, तो अब t इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं या 5 लिखते हैं। इंटरवल थोड़ी तो चलता है डिफरेंशिएशन में, इंटरवल तो इंटीग्रेशन में चलता है। 11 न्यूटन 19 न्यूटन। ऋषिकेश ऋषिकेश ने 9 न्यूटन कैसे लिखा, मैंने गलत कराई क्या भाई, बच्चों डराओ मत तुम। P इनिशियल 3 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 1 2 2 जब 4 3 12 12 माइनस 4 8 8 एंड 1 9 3 5 5 जा 25 25 3 जा 75 75 माइनस 10 65 65 66। मेरा सही, हाँ मेरा सही है, हाँ 19 की जगह 9 लिख दिया तेने, तब मेरे को डरा दिया, मेरे को लगा मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो एफ एवरेज निकालना है। अब अगर मान लो कि फाइंड इंस्टेंटेनियस फोर्स एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, तो क्या करते, फाइंड इंस्टेंटेनियस फोर्स एट 2 सेकंड। सेम क्वेश्चन है, फाइंड या इंस्टेंटेनियस सीधा बोल देगा फोर्स एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो फिर अब क्या करेंगे, इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर फोर्स क्या आएगा। देख, तो F इज इक्वल टू लिखूंगा मैं dt बाई dt, तो ये हो गया 6t माइनस 2, तो 6 इंटू 2 माइनस 2 12 माइनस 2 10 न्यूटन। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया अबाउट एवरेज फोर्स। तो जब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाएंगे
या जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे तो वहां पर एफ एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां पर इंस्टेंटेनियस फोर्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो उस केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा और लीनियर मोमेंटम का भी इंटरवल लेना पड़ेगा। वहां पर आप फालतू की चीजें नहीं कर सकते। देखो और पता है इसी को इंपल्स भी बोलते हैं। एफ एवरेज जब निकालते हैं अपन तो उसको इंपल्स ही बोलते हैं। इंपल्स थोड़ा अपना आगे पढ़ेंगे, अभी चेंजिंग लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। तो यहां पर एक नया कंसेप्ट निकल करके आता है कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। हमने पढ़ लिया के इज इक्वल टू 1 कर दिया था, एफ इज इक्वल टू डीटी बाई डी हो गया। डीटी बाई डी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी दोनों ही फोर्स हैं, लेकिन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एवरेज फोर्स है और डीपी बाई डी क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस फोर्स है। मैं इस पर वो सवाल नहीं करा रहा हूं कि एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है, अगर उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो फोर्स क्या होगा, या मैं ये नहीं लगा रहा हूं कि एक 5 kg के पार्टिकल पर 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग बहुत समझदार हो गए हो। आप लोगों को मैंने पूरा का बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिया कि ये आपको छोटी छोटी चीजें लगनी चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन और लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत काम की चीज है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां से चालू होगा और पूरी फिजिक्स में चलता रहेगा। कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मॉडर्न फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ग्रेविटेशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हर जगह कंसेप्ट लगने वाला है। इसके 4-5 तरीके के क्वेश्चंस इस पर आते हैं, मैं समझाता हूं आपको। पहले समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था हमारा, देख कि dt बाई dt इज इक्वल टू एफ। मैंने बोला था के एफ नहीं लिखूंगा, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, तो उसकी वैल्यू मैंने पहले से लिख दी। अब अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, मैं बोल तो एफ तो एब्सेंट है। कोई सिस्टम है, उस सिस्टम पर अगर फोर्स को मैं एब्सेंट कर दूं, फोर्स नहीं लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर भी दो बातें होंगी। यहां पर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे रोटेशनल मोशन में जाऊंगा आप दो तरह की चीजें बोलूंगा, वहां इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। यहां मैं सिर्फ अप्लाइड फोर्स जो है, जो एक्सटर्नल फोर्स उसकी बात कर रहा हूं कि F इज एब्सेंट, F एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। तो F अगर एब्सेंट है, सॉरी कांस्टेंट है, एब्सेंट है, तो इसका मतलब dp बाई dt इज इक्वल टू 0 भाई। dt बाई dt इज इक्वल टू F होता है अगर मैंने बोल दिया कि F तो एब्सेंट है, सिस्टम पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। जब सिस्टम पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब dp बाई dt शुड बी इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन कितनी सारी बातें बोल रही है अपन। अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करूं तो सीधा सीधा कहता है कि सर किसी चीज का डिफरेंशियल 0, इसका मतलब कांस्टेंट है। जाने क्या बोल रहा हूं मैं, समझ नहीं आई बात। किसी चीज का डिफरेंशियल 0 है, इसका मतलब p क्या हुआ, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। मैथमेटिक्स तो सीधा बोल रही है। देखो तो इट मींस p इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे भाई जब p कांस्टेंट है तो इसका मतलब p तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। जब p कांस्टेंट है इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि अगर m कम होगा तो v ज्यादा होगा। लेकिन कब कंडीशन अप्लाइड, यू कांट से ऑलवेज, कंडीशन अप्लाइड कि अगर सिस्टम पर फोर्स कांस्टेंट, फोर्स एब्सेंट है, सिस्टम पर फोर्स अगर एब्सेंट है इसका मतलब फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फोर्स में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। जो सिस्टम में पहले से लगा हुआ था उसमें ना तो कम कर रहा हूं ना ज्यादा कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि m इफ डिक्रीजेज वेलोसिटी इंक्रीजेज।
मास कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, दो ऑब्जेक्ट लिए मैंने, कंडीशन एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम मास का, दूसरा ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम मास का, है ना? ठीक है। अब मैंने इनके ऊपर, इस पे फोर्स एब्सेंट है, इसके केवल दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है, फोर्स में कोई चेंज नहीं है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, दोनों पर फोर्स सेम है तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? फोर्स सेम है, फोर्स, जिसका कम है उसके ऊपर। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होंगी। हाँ, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, पक्की बात है। ठीक है ना? तो यहां इसका एक क्वेश्चन आएगा एक बार बेटा, ये किसी जो पीईटी लेवल का एग्जाम होता है, पीएमटी पीईटी लेवल का एग्जाम होता है, जैसे महाराष्ट्र में सीईटी होता है, वहां पर ऐसे क्वेश्चन भी हो जाते हैं। वो बोलते हैं टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज हेवियर, वन इज लाइटर, ठीक है, दे आर सब्जेक्टेड टू द सेम फोर्स, whose velocity is more। तो फिर हम बोलेंगे छोटे ऑब्जेक्ट की लाइटर मास की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, हेवियर मास की वेलोसिटी कम होगी। और ये चीज ग्रेविटेशन वाले में भी अप्लाई होती है। देखो, वहां पर दो चीजें, एक हल्का है एक भारी है, एक हल्का ऑब्जेक्ट एक भारी ऑब्जेक्ट छत से गिरा दो, दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचते हैं, दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो अभी कहा था फोर्स एब्सेंट है, तो फिर कैसे होगा? क्योंकि देख, वहां पर एक ही फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर, ग्रेविटेशन फोर्स, छोटे पर भी उतना ही लग रहा है और बड़े पर भी फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। सेम फोर्स लगने का मतलब एक्सेलरेशन सेम है उसका, एक्सेलरेशन क्या हो गया उन दोनों का सेम, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे पहुंचते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या बताता है कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो, और रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो, इट मींस p is constant। when p is constant, mass into velocity is constant। if mass and velocity constant, इसका मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, m लेस है तो v ज्यादा होगा, m ज्यादा है तो v कम होगा। मैथमेटिक्स बोल रही है, चल ग्राफ से समझते हैं इसको, ग्राफ से समझते हैं। देखो, इधर टाइम ले लो, इधर मोमेंटम ले लो। t इज इक्वल टू जीरो पर भी मोमेंटम p है, t इज इक्वल टू t1 पर भी मोमेंटम p है, t इज इक्वल टू t2 पे मोमेंटम p है, यहां पर भी p है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं ये t1 है, ये t2 है, यहां पर भी p है, यहां पर भी p है, ये अगर लाइन है इसकी, p कांस्टेंट की लाइन हो गई है, तो t2 माइनस t1 के इंटरवल में p माइनस p क्या हो जाएगा? जीरो। देखो h जीरो है यहां पर, h इज इक्वल टू p माइनस p, t2 माइनस t1 जीरो। तो फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर? जीरो। जब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया तो उस पर क्या होना चाहिए? फोर्स जीरो, जो वाइस वर्सा। किसी सिस्टम पर फोर्स जीरो है उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, किसी चीज का मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स एब्सेंट रहेगा, वाइस वर्सा। चलो, देखो, एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीन चार एप्लीकेशन वो करते हैं इसमें। एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सबसे पहला एग्जाम्पल है बुलेट गन सर्विस। एक बुलेट है, एक गन है, और ये दोनों मिलाकर के एक सिस्टम बनाते हैं, गन बुलेट सिस्टम। ठीक है, देखो, मान लीजिए हमारे पास ये कोई राइफल है,
AK-47, ठीक है, ये ऊंट नहीं है, राइफल ही है। अब अगर मैं देखो सिस्टम के ऊपर मैं बोल रहा हूं सिस्टम पर फोर्स जो है वो एब्सेंट है। अगर मोमेंटम देखें, इसका गन का जो मास है वो कैपिटल एम है, ये जो बुलेट है इसका मास स्मॉल एम है, तो बुलेट का मोमेंटम क्या हुआ? स्टेबल है, तो बुलेट का मोमेंटम क्या हुआ? 0। गन का मोमेंटम भी क्या हुआ? 0। इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। बुलेट का मोमेंटम भी 0 है और इसका गन का मोमेंटम भी 0 है। जब ट्रिगर दबाएंगे और मान लो बुलेट स्मॉल भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो एम कैपिटल बी, ये सब 0 हो गया। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? देखो कि स्मॉल वी या कैपिटल वी इज इक्वल टू माइनस एम बाई कैपिटल एम स्मॉल वी। यहां पर इस वी को बोलते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं मजल स्पीड। जो बुलेट आगे बढ़ती है ट्रिगर के बाद में उसको बोलते हैं मजल स्पीड, और जो बंदूक जिस वेलोसिटी से पीछे हटती है उसको बोलते हैं अपन रिकॉइल वेलोसिटी। समझे? तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट निकल, चाहे मैं बुलेट का वेलोसिटी दे रखा हो, बुलेट का मास हो और बंदूक का मास हो, तो हम उसका रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहां पर थर्ड लॉ लगता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, कि जो आगे एक्शन किया उसके अगेंस्ट में क्या होता है? रिएक्शन होता है। ठीक है, ये नोट करिए आप, बुलेट गन सिस्टम, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, यहां पर नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताना पड़ेगा आपको, जो नीट में आया हुआ है वही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तो अ बुलेट ऑफ mass 25 gram is fired with a gun of mass 25 kg with muzzle speed। जब वो मजल बोल रहे, स्पीड बोल रहे, तो फिर यहां पर नेगेटिव साइन हटा देना। स्पीड 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रिकॉइल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी पूछूंगा तो फिर वेक्टर लगाना पड़ेगा। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज, सबको आएगा, फटाफट तुम ही करके बताओ। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज, सर वो क्या है? बोल। A bullet of mass 25 gram is fired with, उसके आगे क्या है? गन ऑफ मास 25 kg विद मजल स्पीड 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
सर सर गन का बोलो। जितना वेट रहेगा कम हैं? रहेगा। आवाज नहीं आ रही। गन का वेट जितना ज्यादा रहेगा उतनी कम रिकॉइल वेलोसिटी रहेगी ना। हाँ, रिकॉइल स्पीड स्पीड ये 0.0004 आया है या 0.4 आया है? सबके आंसर गलत है। 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। कुछ बच्चों का आंसर गलत है। यूनिट चेंज किया कीजिए हमेशा। नेवर गो विद द सेम यूनिट्स इन क्वेश्चन, ऑलवेज चेंज। V इज इक्वल टू एम बाई एम वी। एम हो गया 25 ग्राम का मतलब क्या हो गया 10⁻³ kg। ये 25 kg। ये है 400 का मतलब 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसका भी गलत। फोर सेंटीमीटर नहीं आएगा बेटा। देखिए मास था 25 ग्राम, तो 25 इंटू 10⁻³ मास है इसका 25 kg, और ये 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब रिकॉइल वेलोसिटी आए 4 स्पीड आए 4 इंटू 10⁻³, ये मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो कि 4 mm पर सेकेंड। आपको अगर इसमें लिखना है तो 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर माइनस नहीं लगता माइनस। मैंने यहां वेक्टर हटा जाना बेटा दोनों तरफ से। तो 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलो या 4 mm पर सेकेंड बोलो। केजी को कन्वर्ट नहीं करना। अरे बेटा केजी जो है ना एम के यूनिट है। इधर देख, एम केजी, टी सेकेंड, एल मीटर, केजी सेकेंड मीटर, कैंडला एम्पियर, और बोल ल्यूमेन इंटेंसिटी एम्पियर, केल्विन, मोल, इनमें चेंज करना होता है। ये ऐसा यूनिट्स है। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम इसमें चेंज करेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ ये कर सकते हो कि तुम चलो इसको ऐसे कर सकते हो, भाई 25 ग्राम था ये, लेकिन वो ध्यान रखना पड़ेगा उस समय ना, ये 25,000 ग्राम हो गया और ये 400 सेंटीमीटर पर सेकंड, विद यूनिट लिखोगे सारा सीजीएस में कर सकते हो। लेकिन आवेल मुझे मार नहीं करें कभी भी। आप लोगों को एमकेएस में कन्वर्ट करें, एमकेएस भी नहीं, आपको एसआई में कन्वर्ट करें हमेशा, तो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऑब्जर्वेशन ठीक से लें। अब भी वही आ जाएगा, देख इधर हो गया। ये देख, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 से कितनी बार गया 10 बार गया, तो 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 4 mm पर सेकेंड। 3 तरीके से लिख सकते थे आप, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बाकी के एग्जांपल्स अपन कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, 15 से करेंगे।
अगले 2 दिन क्लास नहीं हो पाएगी आपकी। मैं आपको इसकी असाइनमेंट शीट भेज रहा हूं आज। कल मैंने पेपर भेजा था, बहुत सारे बच्चों ने तो भेजा ही नहीं वापस।